नमस्कार दोस्तों, आज हम साइंस का मॉडल पेपर का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। किसी प्रकाश के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? ऑप्शन है छाया, ऑप्शन बी उपछाया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा छाया। क्या होगा? छाया, यानी कि ऑप्शन ए छाया। छाया की परिभाषा क्या होती है? वह भाग जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच पाती है उसे छाया कहते हैं। ठीक। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो होती है क्या? अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। क्या होती है? इन्फिनिटी। ठीक। अब अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो ऑप्शन है -1 डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1 डायोप्टर, यानी कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 1 डायोप्टर। ठीक। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? जिसका सही जवाब होगा वो होगा उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस। ठीक। अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है। तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भिन्न भिन्न, ऑप्शन बी समान, ऑप्शन सी ए बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भिन्न भिन्न। क्या होगा? भिन्न भिन्न, ऑप्शन डी। प्रकाश की चाल निर्वात में, यानी कि प्रकाश की चाल जो अलग अलग माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है। प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में होगी कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। पानी में इसकी चाल होती है, यानी कि पानी में इसकी चाल कितना होगा? पानी में होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद कांच में होगी। कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस्पात में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है। जिसका सही जवाब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, मात्रक विहीन। तो इसका जो होगा सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी मात्रक विहीन, यानी कि यूनिटलेस। क्या होगा? यूनिटलेस होगा। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? उसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी कि मात्रक विहीन या यूनिटलेस होता है। ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका जो इसमें से सब ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। कांच, हीरा, बर्फ, वायु। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा हीरा। क्या होगा? हीरा, नहीं डायमंड।
सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है? हीरा का। अब इसका अपर्तनांक होता है कितना है? 2.4, सॉरी 2.42 होता है। उसके बाद होता है कांच का। कांच मतलब शीशा। कांच का सूत्र क्या होता है? संकेत पीवी। इसका जो अपर्तनांक होता है 1.5 होता है। बर्फ का कितना होता है? बर्फ का होता है 1.300। उसके बाद होता है हवा। हवा का अपर्तनांक कितना है? 1.003। तो सबसे अधिक इसमें से किसका अपर्तनांक होगा? जाहिर सी बात है कि हीरा का 2.42। उसके बाद है कांच यानी कि शीशा का कितना होगा? 1.5। बर्फ का 1.305। उसके बाद हवा कितना अपर्तनांक है? 1.003। अब अगले प्रश्नों की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक अभिसारी लेंस बनाता है। तो ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। सदैव वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव अभिसारी प्रतिबिंब, कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा वो होगा वास्तविक प्रतिबिंब। इसका नहीं, सॉरी, इसका सही जवाब होगा कभी अभिसारी तो कभी वास्तविक। क्या होगा? कभी अभिसारी तो कभी, यानी कि एक अभिसारी लेंस का मतलब कभी वास्तविक और अब प्रतिबिंब बतानी। ऑप्शन सी सही होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। यानी कि उल्टा होगा, वस्तु का क्या होगा? उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु के उल्टा होता है। ठीक। अब अगला है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। अपवर्तन, परिकिरणन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। यानी कि आकाश का नीला रंग जो दिखाई पड़ता है उसका क्या कारण है? उसका कारण क्या है? प्रकाश का परिकिरणन। क्या होगा? स्कैटरिंग। क्या होगा? स्कैटरिंग यानी प्रकाश का परिकिरणन। अब एक बात, यहाँ पर परिकिरणन में आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है? इसका कारण है कि जिस जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा, जिस रंग का तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका परिकिरणन अधिक होगा। उसका परिकिरणन अधिक होगा। इसलिए कर आकाश नीला दिखाई देता है परिकिरणन के कारण, क्योंकि नीला रंग का परिकिरण तरंग दैर्ध्य कम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। वर्ण मतलब क्या है? द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। यानी कि प्रकाश का जो प्राथमिक कलर यानी प्राइमरी कलर कौन कौन सा है, बोले तो रंग कौन कौन सा है? तो ऑप्शन है लाल, नीला, हरा, इनमें से सभी। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? सभी। क्या होगा? सभी। प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन कौन सा है? तो ये सभी हो जाएगा। ठीक। लाल, नीला, हरा, जैसे कि हम देखते हैं इन्हीं सब रंगों को मिलाकर दूसरा कलर हम बना सकते हैं। जैसे कि लाल प्लस हरा, यानी कि जब मिलेगा तो कौन सा रंग बनेगा? येलो। येलो बनेगा, यानी कि पीला। लाल हरा को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? पीला। अब अगला प्रश्न देखते हैं एक बार। अब फिर है ब्लू प्लस रेड मिलेगा तो क्या बनेगा? मेजेंटा।
मैजेंटा बनेगा। उसके बाद है ब्लू प्लस ग्रीन, तो कौन सा कलर बनेगा? सायन। ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। कॉर्निया, पुतली, रेटिना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? रेटिना। बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ होगा? रेटिना में, यानी कि वेयर आर लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट। लाइट सेंसिटिव सेल जो है वो कहाँ पर अधिक संख्या में पाया जाता है? यानी कि सुग्राही कोशिकाएं जिसको कहते हैं। तो क्या होगा? इन रेटिना। ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को हाइप्रोपिया कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? हाइप्रोपिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी 1/16। यानी कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका जो हमारे मस्तिष्क में जो छाप छूट जाता है, अस्थायित्व की दृष्टि रहती है, वो कितना होता है? 1 सेकंड का 16वां भाग। 1 सेकंड का 16वां भाग। और 1 सेकंड में 212 चित्र लगभग हमारे मस्तिष्क में संसाधित हो सकते हैं। और 1 सेकंड में 24 फ्रेम होता है। कितना फ्रेम होता है? जब कोई भी हम फिल्म देखते हैं, जैसे कि सिनेमा में, हॉल में जाकर या कहीं पर भी, तो 1 सेकंड में कितना फ्रेमिंग क्या रहता है? 1 सेकंड में 24 फ्रेम रहता है। इसी को ध्यान में रखकर सिनेमा बनाया जाता है। 1 सेकंड में कितना फ्रेम होता है? 24 फ्रेम, 24 फ्रेम्स। और मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? वो कितना है? 1 सेकंड का 16वां भाग, यानी कि 1/16 सेकंड है। और एक प्रश्न और भी आता है कि स्पष्ट दूरी का स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है? किसी भी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से कितनी दूरी पर देख सकते हैं? तो कितना है? 25 सेंटीमीटर्स। अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, सॉरी, ऑप्शन ए है जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद क्या है? जूल सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, प्रति जूल प्रति सेकेंड, प्रति जूल स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, जूल प्रति सेकेंड। यानी 1 वाट किसके बराबर होता है? वाट, वाट बराबर क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड होता है। ठीक, इसका मात्रक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कितना? 1 यूनिट के। कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट। कितना होगा? 1 यूनिट। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के, यानी 1 यूनिट। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि जूल। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। और अब अगला प्रश्न देखते हैं।
1 किलोवाट, 1 किलोवाट घंटा बराबर है कितने के बराबर है? इसका सही जवाब होगा क्या होगा? सी। कितना होगा? सी होगा। यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना है? 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर है। इसे ये यूनिट भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका एक और ऑप्शन देख लेते हैं। मैक्सवेल, आइंस्टीन, फ्लेमिंग और स्टेट। इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा? मैक्सवेल। यानी कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। इसमें क्या होता है? विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का संबंध दर्शाने के लिए इसका प्रयोग, इस नियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र को के बीच संबंध स्थापित करने के लिए दाएं हाथ के अंगूठे का नियम का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। ठीक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फ्यूज तार विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है चुंबकीय, रासायनिक, ऊष्मीय, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है क्या होगा? फ्यूज तार विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका क्या प्रश्न उत्तर होगा? इसका होगा ऊष्मीय प्रभाव। किस सिद्धांत पर काम करता है? ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करता है। और फ्यूज तार बनता है किसका होता है? इसका मतलब क्या होता है? गलनांक बहुत कम, निम्न होता है, जिससे के कारण क्या होता है कि कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट या ज़्यादा ज़्यादा विद्युत धारा प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या होता है? गल जाता है और शॉर्ट सर्किट से बच जाता है। इसमें प्रयोग होता है कॉपर का, लोहा का, शीशा का और एल्युमिनियम का। इन सभी पदार्थों का फ्यूज तार बनाने में प्रयोग किया जाता है। कॉपर, फेरस, शीशा, एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 1 बराबर होता है 1 मिली एम्पियर बराबर किसके होता है? एम बराबर 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर के। किसके बराबर होता है? 10⁻³ एम्पियर को। वैसे भी 10⁻³ को क्या कहा जाता है? मिली कहा जाता है। तो इसी के बराबर होगा। ऑप्शन सी सही होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाना चाहिए। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा पार्श्व या समांतर क्रम में, या समांतर क्रम, यानी कि समांतर क्रम को ही पार्श्व क्रम या पैरेलल। अगला प्रश्न है। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, नाइक्रोम, तांबा। इसका सही जवाब क्या होगा? नाइक्रोम होगा। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली जो होती है किस पदार्थ की बना होता है? नाइक्रोम की बना होता है। जब नाइक्रोम की तार का इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक उच्च होता है या ऊष्मा को अधिक देर तक सहन कर सकता है। और इस पर जब इसको गर्म करते हैं तो इस पर क्या बन जाता है? क्रोमियम ऑक्साइड का परत जलने से और टूटने से इसको बचाता है। इस पर एक परत जम जाता है, क्रोमियम ऑक्साइड का परत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित कौन सा ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? यानी विच एमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रहा है, पृथ्वी पर जो तापमान की वृद्धि हो रही है, इतनी गर्मी बढ़ रही है, उसके लिए कौन सा तत्व या कौन सा पदार्थ में से जो उत्तरदायी है? ऑप्शन है NH3,
O2, N2 और CO2। यानी कि इनमें से ऑक्सीजन जिम्मेदार है कि कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार, कि नाइट्रस ऑक्साइड जिम्मेदार है कि नाइट्रोजन जिम्मेदार है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार होगा। और एक पदार्थ और भी कहीं के आ जाता है ऑप्शन में, कभी आएगा CH4, मीथेन। मीथेन जो है सबसे शक्तिशाली ग्लोबल वार्मिंग गैस है। इसका जीवन काल सबसे अधिक होता है। किसका? मीथेन का। अगला प्रश्न देखते हैं। CH4 का जीवन काल सबसे अधिक कहने का मतलब क्या हुआ कि यानी कि ये वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अधिक दिनों तक टिकाऊ है, ज़्यादा दिन तक बने रहता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? ऑप्शन है पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। यानी कि जितना भी गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत क्या होगा? वो सभी कहलाएगा जीवाश्म ईंधन। ठीक। अब अगला प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? नाभिकीय संलयन। क्या होगा? नाभिकीय संलयन। अब अगला प्रश्न है, टिहरी बांध का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए सिंचाई, भूमि सिंचाई, ऑप्शन बी बिजली उत्पादन, ऑप्शन सी जल आपूर्ति, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा क्या होगा? ऑप्शन डी। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। यह भारत का सबसे बड़ा बांध है, विश्व का चौथा यानी 4th लार्जेस्ट डैम है। उसके बाद ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। इसको जो उत्तर प्रदेश, उत्तर दिल्ली को पानी के लिए, इसकी व्यवस्था, साफ पानी, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए किया गया था। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यों को भूमि सिंचाई के लिए, इसका प्रयोग के लिए इस बांध को बनाया गया था। और उत्तर भारत के 9 राज्यों को बिजली को सप्लाई करता है टिहरी बांध के द्वारा, बिजली उत्पादन करके। दिल्ली को जल आपूर्ति करता है, यानी पीने की पानी मुहैया कराता है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों को भूमि सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था करता है। और उत्तर भारत के 9 राज्यों को इससे बिजली उत्पादन जो किया जाता है इस बांध के द्वारा, उस उत्पादन का प्रयोग किया जाता है। तो इनका जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है? तो इसका क्या होगा ऑप्शन? उत्तर क्या होगा? सूखा सेल, यानी कि ड्राई सेल का प्रयोग किया जाता है। खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है? नहीं, बैटरी किसका प्रयोग किया जाता है? तो ड्राई सेल का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, जब विद्युत अपघटन में कैथोड पर, जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन। क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके कारण क्या होता है? कैथोड पर हाइड्रोजन रहता है और एनोड पर
ऑक्सीजन रहता है। इसको एक रासायनिक समीकरण से देख लेते हैं। 2H2O हो गया जल, उसके बाद एरो 2H2 प्लस O2, ये दोनों क्या होगा, गैस होगा। ठीक, इस प्रकार से ये क्रिया घटित होती है। और कैथोड पर हाइड्रोजन, एनोड पे ऑक्सीजन होती है जब किसी भी विद्युत अपघटन, जल में विद्युत अपघटन क्रिया किया जाता है तब। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन सही है। अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया है जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बन रहा है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। तो इसका क्या होगा सही उत्तर, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, वो होगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और इसमें एक बात और है कि अपचयन और उपचयन दोनों हो रहा है, तो इससे क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहेंगे। क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी, कार्बन अपचयित हो रहा है। अब अगला प्रश्न है, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रसायन सूत्र क्या होता है, HCl। जस्ता क्या है, जेड यानी कि जिंक है, जेड एंड जिंक है। की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, क्योंकि जस्ता क्या करेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा और हाइड्रोजन अकेले रह जाएगा, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगा या बनेगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन गैस चूना जल को दूधिया कर देता है। जिसका सही जवाब क्या होगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बोझा हुआ चूना है। इसका सही जवाब होगा जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन बोझा हुआ चूना है। इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब अगला प्रश्न है, दंत मंजन पराया होता है, यानी टूथपेस्ट इज जनरली, तो कैसा होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है, क्षारीय होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा, दंत मंजन जो है पराया क्या होता है, जनरली क्या होता है, क्षारीय होता है।